बाद इल्जामात पर भारत की खरी खरी। वजीर दाखिला अमित शाह से मुताल्लिक कनाडा के बयान पर वजारत खारजा ने दिया सख्त जवाब। कहा भारत और कनाडा ताल्लुकात पर मुरत्तब होंगे संगीन नताइज। बीजेपी के मिशन झारखंड को आगे बढ़ाने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी ने कहा हुकूमत में आने से 5 लाख रोजगार के मौके होंगे पैदा। 5 नवंबर से आएगी कांग्रेस की मुहिम में तेजी। कांग्रेस सदर खड़गे की गारंटी पर मशवरे के बाद बीजेपी के हमले तेज। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस जहां भी इख्तिदार में आती है चैलेंज लेकर आती है। खजाना खाली करने के बाद भी आवाम को नहीं मिलता कोई फायदा। रेलवे की तरफ से मुल्क भर में 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का सिलसिला जारी। आज 168 ट्रेनों के जरिए मुसाफिरों को फराहम की जा रही हैं खुसूसी सहूलियात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 दहशतगर्द ढेर। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन। छिपे दहशतगर्दों की तलाश जारी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। कैनेडियन वजीर की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर लगाए गए इल्जामात पर भारत ने सख्त एतराज और नाराजगी का इजहार किया है। भारत ने कैनेडियन हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर दाखिला पर कैनेडियन वजीर मॉरिसन के तबसरे बेबुनियाद हैं। एक मजबूत पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के 2 तरफा ताल्लुकात पर संगीन नताइज होंगे। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल ही में हुकूमत कनाडा की तरफ से कुछ कौंसिलर एहलकारों को बताया गया कि वो ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी में हैं और उनकी गुफ्तगू पर भी नजर रखी जा रही है। हमने कनाडा की हुकूमत से बाज़ाब्ता एहतजाज किया है। Some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कांग्रेस जहां भी इख्तिदार में आती है वहां के लिए चैलेंज लाती है। कांग्रेस
अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस इख्तिदार में आते ही खजाने को खाली कर देती है और अवाम को सहूलियत फराहम नहीं करा पाती है। बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। झारखंड में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम दारुल हुकूमत रांची पहुंचेंगे। अमित शाह रांची में रियासती दफ्तर में मुनक्किद होने वाली 2 मीटिंगों में शिरकत करेंगे। पहली मीटिंग रियासती बीजेपी लीडरों की है। तंजीम के इंचार्ज लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इलेक्शन इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसमें हिस्सा लेंगे और अब तक के इंतखाबी अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद तमाम असेंबली इंचार्जों के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती सदर बाबूलाल मरांडी और तीनों इंचार्ज भी मौजूद रहेंगे। इन मुलाकातों के साथ साथ वज़ीर दाखिला असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए हिकमत अमली बनाने पर काम करेंगे। रांची में अपने क़याम के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे और बाद में उन्हें वापस ले लिया था। इलेक्शन के शरीक इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन बाकी लीडरों को अपनी नामजदगी वापस लेने पर आमादा किया था। इसके अलावा वजीर दाखिला से पार्टी के अरकान असेंबली की मुलाकात का भी इम्कान है, जिसमें उनके इलाके में इंतखाबी तैयारियों पर बात की जाएगी। अमित शाह कल रांची से समारिया, बरकट और घाटशिला जाएंगे। अमित शाह इन 3 मकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील भी करेंगे। और दिवाली के त्यौहार के मौके पर बारामती का सियासी मैदान सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ दिवाली के मौके पर चचा शरद पवार और भतीजे अजीत के दरमियान खलीज साफ नजर आ रही है। दरअसल पहली बार पवार खानदान की दिवाली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर मनाई जा रही है। चचा शरद पवार गोविंद बाग में दिवाली मना रहे हैं और भतीजा अजीत काटेवाड़ी में अपने वोटरों और हामियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। दरहकीकत पवार खानदान की दिवाली बरसों से बारामती के लोगों के लिए एक कशिश रही है। जब इस मौके पर पवार खानदान तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक स्टेज पर आता था और तकरीब में आने वाले लोगों से प्यार से मिलता था, लेकिन ये रिवायत तबाह हो रही है। अप्रैल 2023 में अजीत पवार ने बड़े पवार से अलग होकर अलग पार्टी बनाई थी, जब भी आवाम के दिलों में ये तजस्सुस था कि क्या इस बार दिवाली में पवार खानदान एक स्टेज पर आएगा या नहीं। हालांकि इस वक्त दिवाली के मौके पर अजीत पवार ने अपने खानदान के साथ जश्न में शिरकत की थी। पार्टी में फूट के बाद भी पवार खानदान गैर मुनक़सिम रहा। पवार खानदान के दरमियान तकसीम की लकीरें उस वक्त लंबी हो गईं जब बड़े पवार ने 2024 की लोकसभा इंतखाबात में बारामती लोकसभा सीट से अपनी बेटी सुप्रिया सुले को इंतखाबी मुकाबले में उतारा। फिर अजीत पवार भी पीछे नहीं रहे और अपनी बीवी सुनित्रा को सुप्रिया सुले के खिलाफ इंतखाबी जंग में मैदान में उतारा।
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इलेक्शन जीता, लेकिन खानदानी तलखी अपने उरूज पर पहुंच गई। जब असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा तो बारामती असेंबली सीट से 7 बार के एमएलए अजीत पवार 8वीं बार इंतखाबी मैदान में उतरे। तब बड़े पवार ने सियासी बिसात बिछाकर और अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को इंतखाबी मैदान में उतारकर सुनेत्रा को वही दर्द दिया जो सुनेत्रा की उम्मीदवारी पर शरद पवार को मिला था। सियासी मैदान में अब चचा भतीजे की लड़ाई शुरू हो गई है। गन्ने की काश्त करने वाले पूरे खित्ते में एनसीपी बमुकाबला एनसीपी लड़ाई में असल मुकाबला 38 सीटों पर है। इस मुकाबले में फैसला होगा कि शुगर बेल्ट का असली बादशाह कौन है। जहां अजीत पवार ने अपने तमाम एमएलएज को टिकट दिया है, वहीं बड़े पवार ने नए चेहरों को मैदान में लाकर एक नई चाल चली है। चचा और भतीजे की शय और मात के दरमियान ये दिवाली है। दोनों कद्दावर लीडरों ने सोशल मीडिया पर अपने हामियों और वोटरों को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जमा होने का पैगाम भेजा है। पहले खवातीन पर नाजेबा बयान, फिर माफिया। हाँ, कांग्रेस और इसके इत्तेहादी पार्टी की आदत बन चुकी है। खवातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स पर हंगामा आराई के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी लीडर अरविंद सावंत अपने बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। और त्यौहार के मौके पर भारतीय रेलवे की तरफ से तकरीबन 7,500 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 4,500 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई थी। 1 नवंबर 2024 को रेलवे ने 164 से ज़्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई, जबकि आज 168 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज चलाई जा रही चंद अहम खुसूसी ट्रेनों की तफसीलात दर्ज झेल हैं। 01-009 लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस और पुणे दानापुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस और इसके अलावा पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, पुणे दानापुर एक्सप्रेस, भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस और साथ में पुरी पटना एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम भुवनेश्वर एक्सप्रेस, आनंद विहार गया एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना एक्सप्रेस, कोयम्बटूर धनबाद एक्सप्रेस, आनंद विहार मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, आनंद विहार मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस, हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, सियालदाह गोरखपुर एक्सप्रेस, सियालदाह जयनगर एक्सप्रेस, सियालदाह लखनऊ एक्सप्रेस, पुरी ग्वालियर एक्सप्रेस और दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस, अमृतसर छपरा एक्सप्रेस, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस, अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी पटना एक्सप्रेस, दिल्ली बनारस एक्सप्रेस, आनंद विहार सहरसा एक्सप्रेस, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजगीर एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना एक्सप्रेस, नई दिल्ली बैरूनी एक्सप्रेस और श्री वैष्णो देवी धाम कटरा कामाख्या एक्सप्रेस और दिल्ली जयनगर एक्सप्रेस, हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बरूनी एक्सप्रेस, रानी कमलापति दानापुर एक्सप्रेस और वानी दानापुर एक्सप्रेस, एमएमसी कटिहार एक्सप्रेस और साथ में एसपीआईबी सीतामढ़ी एक्सप्रेस, अहमदाबाद दानापुर एक्सप्रेस।
आपको बताते चलें कि रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। ट्रेन में कतार बंद तरीके से दाखिल होने के इंतजाम किए गए हैं और हुजूम मैनेजमेंट के लिए इजाफी अमला और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों को तैनात किया गया है। रेलवे ने कुछ अहम स्टेशनों पर रिजर्व रैक रखे हैं, जबकि ज्यादा रश की सूरत में तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाई जा रही हैं। और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव सहूलियात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मुसाफिरों से बात करके जमीनी हकीकत जानी। डीडी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में रेलवे के वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में जनरल कोचेस की तादाद में इजाफा होगा और ट्रेनों के ऑपरेशन में भी पहले के मुकाबले इजाफा किया जाएगा। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जो मुसाफिरों की सुविधा का मुआयना करने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, अभी मैं आनंद विहार स्टेशन पे था। लंदन में रहने वाले कानपुर के एक दंपति मिले। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में रहता जरूर हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है वो लंदन की तरह यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्रेडिट आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप देखो, जिस तरह से ये छठ और दीपावली के महापर्व पे सब जगह व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, लोगों के मूवमेंट के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट हो सके, और एक रिकॉर्ड संख्या में 7,435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कल तक 51 लाख लोग स्पेशल गाड़ियों से जा चुके हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा है और इस सुविधा को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और अनरिजर्व और रिजर्व लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है अलग अलग गेट से, जिसकी वजह से जो स्टैम्पेड है उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। देखिए, लास्ट ईयर कई सारे नए प्रयोग किए गए थे। उस अनुभव से जो सीखने को मिला, उनको इस साल और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक बहुत ही कोऑपरेटिव वे में इतने बड़े आयोजन का किया। सामान्य श्रेणियों में टिकट पहले जो था बर्थ बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि लोग सामान्य बोगियों के जो मुसाफिर हैं वो भी संतोष जता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डब्बों की अभी 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि देश भर में जनरल कोच ट्रेन्स में बढ़ सके। इसके अलावा भी जो बहुत सारी ट्रेन्स अभी चलाई गई हैं स्पेशल, जैसे अमृत भारत ट्रेन है, वो पूरी की पूरी अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोच की है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देखो, रेलवे का पूरा फोकस है कि ये गरीबों की सवारी है, ये मिडिल क्लास की सवारी है। तो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी जाए। गरीबों और मिडिल क्लास की सवारी है भारतीय रेल, और इसको ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी और जनरल बोगियों के जो डब्बे हैं उसकी तादाद में भी वृद्धि होगी। ये कहना है भारत सरकार के रेल मंत्री का, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी मुआयना करने के लिए पहुंचे, और यहां पर आकर उन्होंने मुसाफिरों से भी बातचीत की, और मुसाफिरों से बातचीत कर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधा काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। दिवाली के बाद अब मुल्क भर के रेलवे स्टेशन छठ पूजा पर घर जाने वालों से भरे हुए हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत का जायजा लिया। उन्होंने मजीद मालूमात के लिए लखनऊ डिवीजन के DRM से बात की। छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं DRM रेलवे लखनऊ। सर, छठ पूजा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जैसा कि हमने देखा भी चारबाग रेलवे स्टेशन पे क्या कुछ तैयारियां हैं, लेकिन सर लगभग 40 से 50 ट्रेनें बढ़ी हैं, तो तमाम कर्मचारी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा कि जो हमारे लखनऊ मंडल के कर्मचारी हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारी नॉर्मली जो सिक या लीव वाली परसेंटेज 7 से 8% होती है, अभी 2% पे चल रही है। यात्री जो है काफ़ी लंबा सफ़र करके आते हैं, तो सरकार द्वारा कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई है, कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट है? देखिए, फ्री में तो नहीं है, बट ये है कि हर स्टेशन पर जनता खाना मिल रहा है, और खासकर जहाँ GS कोचेज़ हैं वहाँ पे हम लोग ने इंश्योर किया है कि जनता खाना अवेलेबल हो और उस पर साइनेज हो कि लोग ले सकें। और इसके अलावा जो है बाकी IRCTC ने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। सर, सुरक्षा की बात होती है तो चारबाग स्टेशन बताया जाता है CCTV कैमरों से लैस है,
कैसे उसको ऑपरेट करना है? यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम है, ऐसे ही हमारा बनारस, अयोध्या, हर जगह है। और वहाँ पे रेगुलर राउंड द क्लॉक 3 से 4 जो आरपीएफ के सिपाही हैं जो ट्रेंड हैं प्रॉपर तरीके से, वो उसको मैन करते हैं। यदि वो कोई भी संदिग्ध चीज़ देखते हैं, वॉकी टॉकी के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पे जो हमारे आरपीएफ वाले हैं उनको खबर करते हैं, ताकि अगर कोई संदिग्ध अपराधी है या कोई भी है ऐसा, उसको पकड़ सकें। प्लस अगर किसी को हेल्प की भी ज़रूरत है, वो देखते हैं कि कहीं भीड़ बढ़ गई है या हेल्प की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं कमर्शियल और आरपीएफ को, और वहाँ उस स्पॉट पे जाके हमारे जो कर्मचारी हैं वो अटेंड करते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रेलवे जो है यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे उनके खान पान की हो, या उनके बेहतर यात्रा को दिखाते हुए हर तरह की तैयारी कर रखी है। कैमरा सनी के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शांगस लारनू जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक इलाके में एक और दहशतगर्द के छिपे होने का खदशा है और इसकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को सेहत से मुताल्लिक़ कई मसाइल का सामना है। दारुल हुकूमत में एक अरसे से ऐसी सूरत हाल चल रही है। इसकी क्या वजह है और लोगों को इससे कैसे राहत मिल सकती है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अरविंद नौटियाल ने इस सिलसिले में डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की। मौजूद हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अरविंद नौटियाल जी। सर, क्या वजह है कि जैसे ही दिल्ली वासियों को ठंड से, गर्मी से राहत मिलती है, ठंड की दस्तक आती है, लेकिन वायु प्रदूषण से उनकी परेशानी बढ़ जाती है? गर्मी ख़त्म होते होते जब बरसात ख़त्म होती है, गर्मी भी अपने ढलान पे होती है, उसके पश्चात ये जो सर्दी का मौसम आता है, ये विशेषकर आपने सही कहा कि ये वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के दृष्टि से ये थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड हो जाता है। अब इसके मैं अगर एक साइंटिफिक तौर पे कहूँ इसको, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रदूषण की एक्टिविटीज़ कोई मेजर रूप से बढ़ती हैं। कुछ कारण हैं जो सर्दियों में, जैसे पराली जलने के और जो हमारे त्योहारों के दौरान जो फायर क्रैकर्स हैं, उनसे लोड ज़रूर बढ़ता है। लेकिन अगर हम सामान्यतः देखें तो साल भर जो हमारे पास जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो कि मानव द्वारा गढ़ी गई क्रियाएं हैं, उनमें जो पोल्यूशन होता है वो एक्टिविटीज़ साल भर करीब करीब कॉमन लोड रहता है। राज्य सरकार की बात करें तो 2 बड़े बहाने हमें नज़र आते हैं इस मौसम में। एक तो दिवाली के पटाखे और दूसरा पराली। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण में योगदान देते हैं? निश्चय ही, जैसे मैंने कहा कि हर पोल्यूटिंग एक्टिविटी, अब ये ज़रूर एक कारण हैं, बट इनका जो एक दायरा है वो बड़ा सीमित है। पराली की जहाँ तक जो समस्या है वो करीब 1.5-2 महीने तक हमारे हम देखते हैं। सरकार को और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सारी एजेंसीज, मैं तो कहूँगा सरकार, गैर सरकारी, नागरिकों, सभी को एक सम्मिलित प्रयास है ये। इसमें आप कोई कंपार्टमेंट और कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। सम्मिलित प्रयासों से के द्वारा ही, और दिल्ली ही नहीं, केवल मैं तो कहूँगा कि दिल्ली, एनसीआर और हम कमीशन में हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी के सामूहिक और सम्मिलित प्रयासों को हम एक ऑर्गेनाइज कर पाएँ। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बढ़ती साइबर क्राइम्स दिन ब दिन तशवीश का बाइस बनते जा रहे हैं। आज ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हवाले से चूंकि हम तालीम नहीं हमें दी जाती है, इसीलिए हम इससे मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर से आगाह नहीं हैं। यही वजह है कि मुजरिम ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीके अपना रहे हैं और आम लोगों को लूट रहे हैं। इन तरीक़ों में से एक, जिसका इन दिनों बहुत चर्चा है, वो है इस धोखाधड़ी में धोखाधड़ी करने वाले ईडी, सीबीआई, पुलिस, कस्टमर या आरबीआई जैसे अफसरान का बहाना करके लोगों को करोड़ों रुपए का धोखा दे रहे हैं। इनसे होशियार रहें। लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, और आप नाम थ्रो कर दीजिए कि क्राइम ब्रांच है, स्पेशल टास्क फोर्स है, सीबीआई है, आईबी, तो एकदम से घबरा जाते हैं लोग कि ईडी के अंदर मेरा केस कैसे हो गया। लोग कोर्ट कचहरी के नाम से भी डरते हैं। यदि आपको एक वेबसाइट से मैं आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड करा दूं तो आप दिमाग आपका बंद हो जाएगा चलना। वो इतने प्रोफेशनली बात करते हैं, जो सेक्शंस अप्लाई करते हैं वो कहीं गलत नहीं होते। तो पहली चीज़ की उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है। जो वारंट्स वगैरह भी निकलते हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी कुछ गलती निकाल नहीं पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि 3, 4, 5, 7 दिन तक
लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं और इतने घबरा जाते हैं कि किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। भारत ने टीबी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आलमी टीबी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया और दीगर ममालिक को इससे सबक सीखने का मशवरा दिया गया। इसके साथ ही WHO ने कहा कि भारत ने टीबी की कवरेज में एक तारीखी छलांग लगाई है। ऐसी तरक्की कहीं और नहीं देखी गई। आपको बता दें कि 2023 में हिंदुस्तान में 27 लाख केसेस पाए गए, जिनमें 25.1 लाख मरीजों का इलाज कामयाबी के साथ किया गया। भारत में इलाज की कवरेज 2015 में 72% से ज्यादा हो गई। और अमेरिका में सतारती इंतखाबात में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से कबल इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात का दौर जारी है। मुकाबला नायब सदर कमला हैरिस और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोल्विकी में रैली से कबल मिशिगन के शहर वारेन में रैली की। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि अगर वो मुंतखब हुए तो वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी स्टेलेंटिस और मुलाजमतें अमरीका से मैक्सिको मुंतकिल करने की कोशिश करती है तो वो इस पर 100% महसूलात आयद करेंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैली की। हैरिस ने यूनियन के कारकुनों और मुकामी रहनुमाओं से खिताब किया ताकि वो अपनी इंतखाबी हिमायत हासिल कर सकें। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सरमायाकारी करने का अज़्म किया। स्पेन में कुदरती आफत की वजह से कोहराम मच गया है। तबाहकुन सैलाब अब तक 202 से ज़ायद अफराद की जान ले चुका है। इलाकाई हंगामी खदमात के मुताबिक सैलाब में कम अज़ कम 205 अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिरा वालेंसिया के इलाके में 202 हलाकतों की इत्तला है। ये हौलनाक वाक़या कई दहाइयों में मुल्क की सबसे बड़ी कुदरती आफत में से एक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक कई इलाकों में सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुंच पा रही है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।